कहानी की शुरुआत फ्रैंक मोरिस नाम के एक खूंखार अपराधी से होती है, जिसे एल्केट्रास नाम की एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जा रहा था। एल्केट्रास जेल समुद्र के बीच एक आइलैंड पर बनी हुई थी, जहां से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया था। लेकिन फ्रैंक तो जेल से भागने के लिए ही मशहूर था। वो आज तक कई सारी जेलों से भाग चुका था, लेकिन एल्केट्रास से भागने का आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। करने की बात तो दूर है। जेल में पहुंचते ही सबसे पहले फ्रैंक की अच्छे से तलाशी ली गई, जिसके बाद उसे उसके सेल में भेज दिया गया, जहां अब उसे अपनी बाकी की जिंदगी काटनी थी। अगले दिन नाश्ते के दौरान फ्रैंक की मुलाकात लिटमस नाम के एक बूढ़े कैदी से हुई, जिसने एक चूहे को अपना पालतू जानवर बना रखा था। लिटमस के साथ बातचीत के दौरान फ्रैंक की नज़र वुल्फ नामक एक और कैदी पर पड़ी, जो उसे सरेआम छेड़ रहा था। फ्रैंक ने उसे नज़रअंदाज करते हुए लिटमस के साथ अपनी बातचीत जारी रखी, जिसकी थोड़ी देर बाद उसे वार्डन के कमरे में ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया, जहां वार्डन ने उसे धमकाते हुए कहा यहाँ से भागने की कोशिश भी न करे, क्योंकि उसके जैसे कितने आए कितने गए पर कोई भाग नहीं पाया। और वार्डन के इस भाषण के दौरान ही फ्रैंक ने उसके कमरे से एक नेल कटर चुरा ली, जो ऐसे तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पर वो जानता था एल्केट्रास जैसे जेल में एक छोटी सी चीज़ भी बहुत काम आ सकती है। और इसीलिए फ्रैंक ने अपने सेल में आने के बाद उस नेल कटर को एक बाइबल में छुपा लिया। थोड़ी सी देर बाद एक ग्रुप सफर के दौरान वुल्फ एक बार फिर फ्रैंक के पास आया और उसने फिर से उसे छेड़ना शुरू कर दिया, पर इस बार फ्रैंक उसे नज़रअंदाज करने के मूड में नहीं था और उसने उसे मारना शुरू कर दिया। और उसके इस बर्ताव के कारण जेल में उसकी एक रेपुटेशन बन गई और उसके बाद जेल में कोई भी उससे फालतू पंगे नहीं लेता था। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन गई, जहां उसकी मुलाकात जेल के लाइब्रेरियन इंग्लिश से हुई। इंग्लिश को भी एल्केट्रास में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते अब इंग्लिश बाहर निकलने की कोई भी इच्छा छोड़कर किताबों में ही अपना मन लगा चुका था। असल में इंग्लिश और फ्रांस दोनों को ही हिस्ट्री पर लिखी हुई किताबें बहुत पसंद थी, जिसके चलते उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात डॉक नामक एक कैदी से हुई, जो एक कमाल का कलाकार भी था और वो अपना ज़्यादातर समय पेंटिंग करने में बिताता था। डॉक का मानना था कि एल्केट्रास जैसे खतरनाक जेल में कोई भी इंसान पागल हो सकता है, और उसके पेंटिंग करने वाली आदत ने ही उसे दिमाग को अभी तक ठीक रखा था। उसी शाम फ्रैंक को एक गार्ड ने कारपेंटर की नौकरी के बारे में बताया, जिसमें हर घंटे 15 सेंट्स की पगार भी मिलने वाली थी। फ्रैंक के लिए जल्दी ही मुसीबतें बढ़ने वाली थी, और एक दिन जब सभी कैदी अपने अपने सेल से बाहर थे, उस दौरान वुल्फ एक बार फिर लौट कर आया, पर इस बार उसके पास एक औजार भी था, जिससे वो फ्रैंक के ऊपर हमला करना चाहता था। लेकिन ऐन वक्त पर डॉक ने फ्रैंक को चौकन्ना कर दिया, जिसके बाद फ्रैंक ने अपने जैकेट की मदद से उस हमले को रोक दिया। अब वुल्फ और फ्रैंक के बीच लड़ाई छिड़ गई। जब गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वुल्फ ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद उन दोनों को ही डी ब्लॉक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैदी को अकेला रखा जाता है। यह एक पिंजरा था जहां कोई भी कैदी जाना नहीं चाहता था, और अब फ्रैंक को अपने आप को बचाने की वजह से इस पिंजरे में जाना पड़ रहा था। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और जब 2 हफ्ते तक उसी पिंजरे में बंद रहने के बाद फ्रैंक को आज़ाद किया गया, तो लिटमस ने अपने चूहे के जरिए उसने फ्रैंक को खुश करने के लिए एक वेलकम नोट भेजा। उसके बाद फ्रैंक के अपने पड़ोसी चार्ली से भी दोस्ती हो गई, जो वहाँ एक बहुत बड़ी चोरी की सजा काट रहा था, और उसने फ्रैंक को बताया उसे बॉर्डर क्रॉस करके भागने का बहुत ज़्यादा दुख था, और इसी गलती ने उसके जुर्म को और ज़्यादा बड़ा बना दिया। अगले दिन वार्डन ने किसी को भी ना बताते हुए जेल का इंस्पेक्शन करने लगा, और उसे कैदी के सेल में अपनी तस्वीर दिखाई दी, जो पहले तो उसे बहुत पसंद आई, पर अगले ही पल उसने डॉक की हर एक तस्वीर को जेल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। और उसके इस फैसले ने डॉक को पूरी तरह अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि डॉक अपनी पेंटिंग्स के सहारे ही जिंदा था। वो अपनी हर एक बनाई हुई पेंटिंग से बहुत प्यार करता था। फ्रैंक ने डॉक को लाख बार समझाने की कोशिश की कि ये एक पेंटिंग ही तो थी, अब जीना तो है ना यहाँ पे, लेकिन डॉक इस समय से बाहर नहीं आ पा रहा था। और एक दिन शिफ्ट के दौरान डॉक की 3 उंगलियां कट गई, जो कि उसके वार्डन के खिलाफ एक तरह की बगावत थी। ऐसा होते ही गार्ड्स ने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाने का मैसेज भेजा, और वही दूसरी तरफ फ्रैंक बस डॉक को दूर खड़े होकर देख रहा था। और उसी रात फ्रैंक जब अपने सेल में बैठा हुआ था, तो उसकी नज़र वेंट से निकल रहे एक कॉकरोच पर पड़ी, जिसे देखकर फ्रैंक को एहसास हुआ कि ये वेंट बाहर निकलने के कोई रास्ते से मिला हुआ है। तभी इंग्लिश ने उसे बताया कि वार्डन ने डॉक की सारी तस्वीरें क्यों निकाली, क्योंकि उसे अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई। अगले बार फ्रांस की मुलाकात
जॉन और क्लैरेंस नाम के दो भाइयों से, जिन्होंने फ्रांस को पिछली जेल की मुलाकात से पहचान लिया था। और अब अपनी बातचीत के दौरान वो एल्केट्राज़ के बारे में बात कर रहे कि कैसे वो जेल से भागना नामुमकिन था, क्योंकि जेल चारों तरफ से पानी से जो घिरी हुई है और अब उनके मुताबिक उन्हें अपनी पूरी जिंदगी यही बितानी होगी। पर उनकी इस बातचीत ने फ्रैंक के दिमाग में एक नए आइडिया का बीज बो दिया और अब फ्रैंक इतिहास बनाना चाहता था। वो इस जेल से भागने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। उसी रात फ्रैंक ने वॉरेन के कमरे से चुराई हुई नील कटर से अपने कमरे के आसपास वाली ग्रिल की सीमेंट को खरीदना शुरू कर दिया। जैसे ही उसको गार्ड्स के आने की खबर होती, वो नील कटर को बाइबल में छुपाकर बाइबल पढ़ने का नाटक करने लगता ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। समय के साथ साथ उसकी मेहनत रंग लाने लगी और ड्रिल के आसपास की सीमेंट कमजोर पड़ने लगी। उधर मुलाकात के समय इंग्लिश और चार्ली जब अपने परिवार वालों से मिलने गए तो इंग्लिश अपनी बेटी से बात करने में बहुत हिचकिचा रहा था और उसकी बेटी उसकी गैर मौजूदगी में काफी बड़ी हो चुकी थी और इंग्लिश को अपनी बेटी का बचपन ना देख पाने का बहुत अफसोस था। इधर अपनी बीवी के साथ मुलाकात के दौरान चार्ली को अपनी बूढ़ी माँ की तबीयत के बारे में पता चला और डॉक्टर के मुताबिक चार्ली के माँ के पास सिर्फ कुछ महीने ही बचे हुए थे और इसी चीज़ ने चार्ली के मन में एल्केट्राज़ से भागने की इच्छा पैदा की। अगले सुबह फ्रैंक ने नाश्ते के दौरान जॉन और चार्ली के सामने जेल से भागने का प्लान रखा। फ्रैंक के मुताबिक खारे पानी और हवा ने जेल की इमारत को काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। इसके चलते वो लोग सीमेंट को कुरेद कर वेंटिलेशन ग्रिल्स को निकाल सकते हैं, जिसके बाद वो उन्हीं ग्रिल्स से होते हुए पाइपलाइन तक पहुंचकर वहां से भाग जाएंगे। पर बात अभी तक यहीं पे अटकी हुई थी कि जेल से तो भाग जाएंगे पर समुद्र कैसे पार करेंगे। इस पर फ्रैंक ने कहा कि जेल के कपड़ों के डिपार्टमेंट में क्लैरेंस काम करता है, तो वो वहाँ से कभी एक एक करके रेनकोट और रबर सीमेंट चुरा सकता है। इस सब से मुझे लाइफ बोट और लाइफ जैकेट बनानी आती है, भरोसा करो मुझ पर। फ्रैंक का प्लान सभी को काफ़ी पसंद आया और उन सभी ने एक साथ मिलकर इस प्लान पर काम करने का सोचा। उस रात फ्रैंक हर रोज़ की तरह अपने कमरे में सीमेंट को खोदने में लगा हुआ था और इस बार चार्ली भी उसके साथ था, जो अपने सेल से बाहर नजर रखे हुए थे ताकि किसी गार्ड को उनके प्लान के बारे में पता ना चले। और इधर फ्रैंक का काम तो हो रहा था पर नील कतर बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा समय लग रहा था और बहुत ज़्यादा मेहनत भी। नील कटर ज़्यादा तीखा भी नहीं था तो उसे ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा था। इसी वजह से उसके हाथों में अभी चोटें भी लग गई थी, जो अब उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। इसीलिए उसने अगली सुबह इस परेशानी के बारे में सबको बताया और उन्होंने तभी बताया उन्हें बड़े हथियार की ज़रूरत थी। और तभी फ्रांस की नज़र उसके चम्मच पर पड़ी और उसने तुरंत ही अपनी चम्मच को जूते पर घिस के गंदा कर दिया, जिसके बाद उसने गार्ड को बुलाकर चम्मच गंदी होने की कंप्लेंट कर दी। बाकी लोगों ने भी उसका साथ देते हुए गार्ड से चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। गार्ड को भी इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगी और उसने हाँ बोल दिया। पर जैसे ही वो लोग चम्मच बदलने के लिए फ्रंट डेस्क पर गए तो जॉन ने वहाँ मौजूद गार्ड को अपनी बातों में उलझा लिया। इसका फ़ायदा उठाते हुए फ्रैंक ने एक एक्स्ट्रा चम्मच अपनी पॉकेट में रख ली, पर उसके लिए इतना काफ़ी नहीं था और इसीलिए उसने लिटमस से अपनी 20 दिन की मिठाई के बदले में बाकी सामान इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद फ्रैंक ने चम्मच को पिघलाकर नील कटर के साथ जोड़कर एक नया औजार बना लिया, जो नील कटर से ज़्यादा उपयुक्त साबित हुआ। उसी रात जब फ्रैंक सीमेंट को तेज़ी से कुरेदने में लगा हुआ था, तभी वहाँ एक गार्ड आया जिस पर चार्ली की नज़र नहीं पड़ी, पर खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर इंग्लिश ने उसको भटका लिया, जिससे चार्ली को जेल बार पर मुक्का मारकर फ्रैंक को सतर्क करने का मौका मिल गया। इशारा मिलते ही फ्रैंक ने सारा सामान छुपा दिया। वो लोग अब इस बार तो बच गए, पर फ्रैंक समझ चुका था कि वो चार्ली पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। अगले कुछ दिनों बाद फ्रैंक समझ चुका था कि इन ग्रिल्स पर पेच भी कसे गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए उसे एक नया औजार चाहिए था। इस दौरान जब भी फ्रैंक को बाहर जाने का मौका मिलता तो वो ग्रिल से निकली हुई सीमेंट को चुपचाप बाहर फेंक देता। कारपेंटर शॉप में काम करते हुए फ्रैंक ने एक औजार बना लिया, पर उसे दुकान से बाहर निकालने के लिए फ्रैंक को उसे मेटल डिटेक्टर से बचा के निकालना था और इसलिए उसने अपने हाथ में लोहे का सड़ा हुआ टुकड़ा रख लिया, जो कि मशीन में डिटेक्ट हो गया और तो उसने गार्ड के हाथ में वही सड़ा हुआ टुकड़ा दे दिया, जबकि उसका असली औजार उसके जूतों में था। अपने सेल में पहुंचते ही उसने उस औजार की मदद से उस ग्रिल को खोल दिया, जिसके आगे पाइपलाइन का जाल बिछा हुआ था, जो शायद उनकी आज़ादी का रास्ता भी बन सकता था। पर फ्रैंक जानता था कि उन्हें और तगड़ी प्लानिंग की जरूरत है और इसीलिए उन्होंने नकली सर बनाने का फैसला किया, जिसकी मदद से वो लोग गार्ड्स को चकमा दे सकते थे।
अब उन्होंने तुरंत ही सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसमें जॉन का काम नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करना था। वहीं चार्ली पेंट का इंतजाम करने वाला था और फ्रैंक ने इंग्लिश की हेल्प से बहुत सारे अखबार इकट्ठा किए। और सारा सामान मिलते ही तुरंत ही फ्रैंक अपने काम पर लग गया। उसने सबसे पहले अखबार को दीवार से निकली हुई सीमेंट से मिलाकर इंसानी खोपड़ी का एक ढांचा तैयार कर लिया, जिसके ऊपर पेंट और बाल लगाकर वो लोग गार्ड्स को चकमा देने वाले थे। अपने प्लान को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए चार्ली ने उन ग्रिल्स की जैसे दिखने वाली नकली जालियां बनाई, जिन्हें वो भागते समय उन ग्रिल्स के जगह लगाने वाले थे, ताकि कोई गार्ड यह नोटिस ना करे कि यहाँ तो ग्रिल लगाई ही नहीं गई है। एक रात फ्रैंक ने अकेले ही ऊपर जाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने उस नकली खोपड़ी और नकली ग्रिल का इस्तेमाल किया। पर पाइपलाइन से ऊपर पहुंचने के बाद फ्रैंक को एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया, जिस तक वो अकेला नहीं पहुंच सकता था। और ठीक उसी वक्त एक गार्ड सारे सेल्स का राउंड मार रहा था, और जब वो फ्रैंक के सेल के पास पहुंचा तो उसे शक तो हुआ, पर इसके बावजूद भी वो लोग किसी तरीके से बच गए। लेकिन अब उन्हें समझ तो आ चुका था कि उन्हें अपने प्लान में किसी तरह की बदलाव की जरूरत है। अगले सुबह फ्रैंक और चार्ली ने पिछली रात हुए हादसे के बारे में बात की, और तब तक जॉन और कैरेंस ने भी अपनी अपनी खोपड़ी बना ली थी, जिसके बाद सभी ने इसी प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उसी रात जॉन और चार्ली फिर से उसी लोहे के दरवाजे के पास गए और एक दूसरे की मदद से वो लोग उस दरवाजे तक पहुंच गए, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग उसे काट सकते थे, और उन बार्स को काटने के लिए उन्हें बहुत सारे एडवांस टूल्स की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन म्यूजिक क्लास के दौरान चार्ली की नज़र एक पुराने पंखे पर पड़ी, जिसे देखकर उसे लगा कि वो लोग उसका इस्तेमाल एक औजार के तौर पर कर सकते हैं, और इसीलिए उसने अपनी हिस्से की सारी मिठाई के बदले में लिटमस के साथ सौदा कर लिया। अब पंखे को बाहर ले जाने के लिए चार्ली ने उसे एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में डाल दिया, जिसकी मदद से वो लोग आसानी से बाहर आ गए। वो पंखा जैसे ही फ्रैंक के हाथ में आया, वो तुरंत ही उसे एक औजार में बनाने लग गया, जिसके बाद वो लोग दोबारा उस लोहे की दीवार पर गए, और इस बार वो लोग अपने नए औजार की मदद से दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो गए। इस दौरान बहुत आवाज़ भी हुई जो गार्ड तक पहुंची, पर गार्ड ने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ गया। फ्रैंक और उसके साथियों का रास्ता बन चुका था, जिसके बाद उन्होंने मंगलवार की रात को दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल एल्केट्राज से भागने का फैसला किया। पर मंगलवार सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने डॉग के याद में टेबल पर एक फूल रख दी, जिस पर तुरंत ही वार्डन की नजर पड़ गई, और उसने फ्रैंक को जेल के उसूल याद दिलाते हुए उस फूल को कुचल दिया। वार्डन के इस बर्ताव से सबसे ज्यादा गुस्सा लिटमस को आया, और जैसे ही वो आगे हमला करने के लिए बढ़ा, उसी वक्त उसे हार्ट अटैक आ गया और वो नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद वार्डन ने अचानक से ही फ्रैंक की सेल की तलाशी ली, और उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला, जिसके चलते वो बहुत गुस्सा था और उसने चार्ली और फ्रैंक की सेल बदल दी। उधर वुल्फ भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से आज़ाद हो चुका था, और अब वो दोबारा फ्रैंक पर हमला करने के लिए तैयार था। पर जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो इंग्लिश ने उसे रोक लिया, और उस रात फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस ने पाइप में मिलने का फैसला किया। लेकिन फिर एन वक्त पर चार्ली काफी ज्यादा घबरा गया और उसने प्लान में शामिल न होने का फैसला किया। लेकिन बाकी तीनों अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहे, और इधर चार्ली की आंखों के सामने से उसकी आज़ादी का सपना दूर होते जा रहा था। इधर उस दरवाजे को पार करके फ्रैंक और बाकी लोग छत के बाहर पहुंच गए थे, जहां उन्हें सर्च लाइट से बचना था। उधर चार्ली ने भी आखिरकार जेल से भागने का मन बना लिया, जिसके बाद वो पूरी रफ्तार से पाइपलाइन से होते हुए लोहे के दरवाजे तक पहुंचा, पर वो अब अकेला इस दरवाजे को पास नहीं कर सकता, जिसका मतलब था उसने अपनी आज़ादी का मौका अपने डर की वजह से खो दिया था। वही दूसरी तरफ सर्च लाइट से बचते बचाते हुए फ्रैंक, जॉन और क्लेरेन जेल की दीवार तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कहीं आसपास कोई है तो नहीं, और फिर वो चुपचाप दीवार को पार करके बाहर आ गए। अब वो तीनों कैदी रोड को पार करके समुद्र के किनारे पहुंच गए थे। वो अच्छे से जानते थे कि किसको क्या करना है, और तीनों शांति और तेजी से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने जल्दी जल्दी नाव के अंदर हवा भरना शुरू कर दिया, जिसे मुंह से फुलाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी उन तीनों ने अपनी जान बचाने के लिए ये कर दिखाया। और अब वो लोग एल्केट्राज की सरहद से दूर, हमेशा के लिए दूर होने के लिए समुद्र में उतर गए। अगले सुबह जब गार्ड्स राउंड्स पर आए तो शुरुआत में तो उन्हें सब नॉर्मल लगा, और फिर उन्होंने देखा कि फ्रैंक अभी तक सो रहा था। उन्होंने जैसे ही फ्रैंक के चेहरे से चादर उठाई तो उनके पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पूरी जेल में यह बात फैल गई कि कुछ कैदी भाग निकले हैं। फ्रैंक ने अपने चेहरे की जगह पे एक खोपड़ी जो रखी हुई थी। गार्ड्स ने तुरंत ही अलार्म बजा दिया और जल्दी यह पता चला
कि और 2 कैदी भाग चुके हैं। जल्दी ही उन तीनों की खोज शुरू हो गई। उन्हें ढूंढने में नाव के साथ हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस का कोई सुराग नहीं मिला। और अब कुछ पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद वो समुद्र में डूब के मर चुके हैं। पर अंदर ही अंदर वार्डन जानता था कि वो लोग बच निकले हैं और दुनिया की सबसे सुरक्षित कहने वाली एल्केट्रास जेल से भी कोई भागने में सफल हो चुका है। पर वार्डन के सामने जेल की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी भी थी, जिसके चलते उसने दुनिया के सामने उन तीनों को मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन सच बात तो यह थी कि वार्डन की इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं था। ये एक सच्ची कहानी है जिसके बाद फ्रैंक जेल तोड़ने वाले जीनियस के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। 1 साल तक गुप्त तरीके से सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन कहीं कोई क्लू नहीं मिला, जिसका मतलब ये था कि वो बच के निकलने में कामयाब हो गए थे।